Hello students, myself Swapnil Dart, your chemistry faculty, and today we are going to take packing efficiency of metal crystal in FCC lattice. So, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल्स इन एफसीसी लैटाइस। एफसीसी मींस होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस, उसे ही सीसीपी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एचसीपी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए अब हम उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमने क्यूब लिया है। यहाँ पर सबसे पहली बात, इस पर हम समझने वाले हैं हमारा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन एफसीसी लैटाइस। फेस सेंटर्ड की बात की है तो यहाँ पर हम फेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशनल में 3D का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ABC एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये एंगल है, एंगल ABC, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर होगा AC का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, AB मतलब एज लेंथ है जो कि A के बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक का। ये भी हमारा एज लेंथ है जो यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे इसको AB, ये भी A है और BC भी है, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस A का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्वाइस A का स्क्वायर। सो यहाँ पर AC इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास में आ गया। अगर हमें AC का लेंथ निकालना है, AC अगर हमें निकालना है तो AC विल बी इक्वल टू √2A, √2A। यहाँ पर आ गया हमारे पास में। अब देख लीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर AC जो है, यहाँ से A से C तक का डिस्टेंस, मैंने प्रीवियस वाले इसमें आपको बॉडी सेंटर में जिस तरह से बताया था, A से C तक के डिस्टेंस में टोटल 4 रेडियस है। इस स्फीयर का एक रेडियस, ये बीच वाले स्फीयर के 2 रेडियस और लास्ट स्फीयर का एक रेडियस, मींस AC is equal to 4R, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ईच स्फीयर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट चीज, यहाँ पर हमको √2A इक्वल टू 4R, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, यहाँ पर बराबर में प्लेस कर दिया। अब वो करने के बाद में अगर मुझे रेडियस निकालना है R, ये निकालना है तो ये नीचे जाएगा, R इज इक्वल टू √2A अपॉन 4, √2A अपॉन 4। या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसको यहाँ पर ये करना है, इसे कन्वर्ट भी किया जा सकता है, √2 को R इक्वल टू यहाँ पर √2A डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये यहाँ पर कर सकते हैं, R इक्वल टू √2A डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 इंटू √2। अब जो 2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो यहाँ से एक √2 से एक रूट कट हो जाएगा √2, तो यहाँ पर बचेगा R इक्वल टू A अपॉन 2√2। ये बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास में R इक्वल टू यहाँ पर A अपॉन 2√2। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज ये हमारे पास में है
ये हमने की। यहाँ पर ये हमारे लिए जो था ये था हमारा स्टेप 1 जो अभी हम कर रहे थे, ये आ गया स्टेप 1 के थ्रू। ये जो है हमारा ये है हमारा स्टेप 1, ठीक है, ये वाला जो आया है अभी हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ पार्टिकल। अब उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पर सबसे पहली बात स्टेप 2 ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देख लीजिए अभी हमारा रेडियस क्या निकला है, ये निकला है। तो हम ये वहां पर प्लेस कर सकते हैं आर की जगह पे। यहाँ पर 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब a/2√2 का होल यहाँ पर क्यूब। इस तरह से करेंगे आप। देखिए यहाँ पर ये हो गया 4/3, यहाँ पर ये हो गया सबसे पहली बात पाई, उसके बाद में हो जाएगा a क्यूब। अब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स अगर करते हैं तो हो जाता है 8, और उसके बाद में √2 × √2 × √2 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 8 × 2√2 विच इज इक्वल टू 4/3 यहाँ पर पाई, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया। अब इसको लिखेंगे पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 × 4√2। ये इस तरह से हो गया हमारे पास में पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 × 4 यहाँ पर √2। अब देख लीजिए अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर और इसको हम कुछ कर सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर। अब यहाँ पर एक हो जाएगा पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12√2। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको 12√2 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सेकंड स्टेप है। अब उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम स्टेप नंबर 3, ठीक है। मैं ये डायग्राम बिठा रहा हूं यहाँ पर इस साइड। स्टेप 3, ये स्टेप 3 देखेंगे अभी। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अब निकालना है हमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम होता है पार्टिकल्स का बेटा, जो FCC लैटिस होता है उसमें टोटल वॉल्यूम्स होते हैं, टोटल जो स्फीयर्स होते हैं वो होता है यहाँ पर 4। अब 4 कैसे होते हैं, सबसे पहली बात फेसेस पर जो प्रेजेंट होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, ऊपर का, नीचे का, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सामने, फ्रंट, ठीक है, इतने टोटल फेसेस होते हैं। मतलब फेसेस अगर गिने जाए तो फेसेस कितने होंगे यहाँ पर फेसेस हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं FCC में 4। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स विल बी यहाँ पर 4 × पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 12√2। 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ पर फाइनल आया पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3√2। ये आ गया हमारे पास में फाइनल। अब हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हमें क्या लगता है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए टोटल पार्टिकल्स का वॉल्यूम चाहिए था, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। यहां पर ये हो गया इनटू, यहां पर इसको क्या करते हैं यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो वैल्यूज आ गई है ये यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले उसको हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये आएगा पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 12√2 इंटू, ये यहाँ पर ये रखना है टोटल वॉल्यूम 1/a क्यूब रख दिया मैंने इंटू 100। ये इस तरह से है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12√2। ये इसको सॉल्व करेंगे हम। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 74%,
ठीक है, यहां तक हो गया हमारा 74%। तो यहां पर जो वॉल्यूम होता है HCP, ठीक है, CCP या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में FCC में वो होता है 74%, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। अब ये होने के बाद में नेक्स्ट अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, तो चलिए हम उसको देखते हैं अभी। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहली बात हम कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी सिस्टम में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, इसे देखेंगे। तो देखिए चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बार हमारे पास में 3 अलग अलग हमने क्रिस्टल्स देखे। पहला है सिंपल क्यूबिक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी 52%। उसके बाद में बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8, तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 68%। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो होता है फेस सेंटर्ड, उसी को CCP या फिर उसी को HCP भी कहा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। यहाँ पर ये दिया है पैकिंग एफिशिएंसी उसकी 74%, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे कंपैरिजन में सिर्फ एक ही चीज क्लियर हो रही है कि अगर सिंपल क्यूबिक की बात की जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे मिनिमम है, और अगर FCC या फिर CCP या HCP एक ही बात है, उनकी अगर बात की जाए तो उनका सबसे ज्यादा है। तो जिस तरह से पैकिंग बढ़ती है, जो नंबर ऑफ एटम्स है जैसे जैसे ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जैसे FCC में जो है ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक ही यूनिट सेल में, तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और उसी में अगर सिंपल क्यूबिक की बात की जाए तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, इसीलिए वहां की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे अभी हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हमको किस किस तरह देखना होगा। ये जो है इसे कहते हैं रो,
इसे कहा जाता है रो। ये डिनोट होता है, रो जो है वो डिनोटेड है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप सभी को पता है। अब देख लीजिए, अगर हमें ये मास अपॉन वॉल्यूम रखना है तो किस तरह से रखेंगे, डेंसिटी हमें निकालनी है, मतलब हमें रो निकालना है, उसको किस तरह से निकाला जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखते हैं, यूनिट सेल में जितने हैं वो, डिवाइडेड बाय यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू यहाँ पर m अपॉन Na। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो यहाँ पर हमारे पास दिया है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे जो n रखा है, m रखा है, वो m की बात करेंगे, m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, m मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में Na इज एवोगैड्रोस नंबर, Na जो है वो हमारा क्या है, एवोगैड्रो का नंबर है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके सिंबल्स रखेंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर ये लो, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिखते हैं n। उसके बाद में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब क्या है, h लेंथ का क्यूब, ठीक है, h लेंथ का क्यूब, यहाँ पर ये रहेगा इस तरह से, तो यहाँ पर ये हो गया a क्यूब इंटू यहाँ पर ये m का यहाँ पर m एज इट इज, और यहाँ पर लिखा हमने n, ये इस तरह से हो गया। अब उसके बाद में आगे बात करेंगे हम लोग, अगर हमें यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू n अपॉन ए क्यूब इंटू m अपॉन Na। अब यहाँ पर अगर हम देखी जाए, हमको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी कंपाउंड का, m निकालना है, तो ये सब ऊपर जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय n, ये यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा डेंसिटी है। इस तरह से हमें उसको निकालना होगा। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर इसमें जो जो हमारे पास में दिया है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, यहाँ पर ये जो है हमारे लिए जो a क्यूब है वो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हो गया। Na इज द एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो का नंबर आपको पता है, ये इस तरह से। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट यहाँ पर है अब यहाँ पर हम ये होने के बाद में नेक्स्ट चीज आगे का देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम मेटल, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है x ग्राम ऑफ मेटल्स में, उसको किस तरह से निकालना है देख लीजिए। यहाँ पर मोलार मास जो है वो m के बराबर है। उसके बाद में अगर यहाँ पर पार्टिकल्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर पार्टिकल्स इक्वल टू Na है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर जो दिया है Na के बराबर है। तो यहाँ पर x ग्राम ऑफ मेटल इक्वल टू, यहाँ पर x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स होंगे, x इंटू Na डिवाइडेड बाय m पार्टिकल्स, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर x ग्राम ऑफ मेटल में x इंटू Na डिवाइडेड बाय m पार्टिकल्स होंगे, ये यहाँ पर हमारे पास में है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम यहाँ पर दे रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इन x ग्राम इक्वल टू, अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर रो दैट इज डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे, ये हो जाएगा Na अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पर Na अपॉन एन। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर सबसे पहली बात ये जो है, यहाँ पर Na से Na क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज बच जाएगी हमारे पास में, ये n जाएगा ऊपर, ये यहाँ पर x इंटू एन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये रहेगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन अपॉन एन ए, ये Na से Na हो गया कैंसिल, तो x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम। x ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम कितने रहेंगे वो बात करेंगे। तो आइए देखिए, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम मेटल, ये इस तरह से यहाँ पर हमें निकालना है। यहाँ पर जो n पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास में इक्विवेलेंट होते हैं 1 यूनिट सेल के। 1 यूनिट सेल के n यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, यहाँ पर इतने, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे ये यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ये यहाँ पर रो की यहाँ पर साइन है, डेंसिटी के लिए उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटू 1 अपॉन एन। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स यहाँ पर निकालने हैं x ग्राम में, तो यहाँ पे 1 अपॉन एन प्लेस किया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम विल बी इक्वल टू, ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। ये हमारे पास में फाइनल बचा हुआ आंसर है x अपॉन रो इंटू यहाँ पर ए क्यूब। ये होने के बाद में नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास में अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं जो कि वॉल्यूम वी में है, तो वो बात आपको बताते हैं किस तरह से निकालते हैं। देख लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम वी। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम वी, ये यहाँ पर, और ये रहेगा ऑफ मेटल्स। मेटल्स के लिए यहाँ पर बात हो रही है, मेटल के लिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम वी ऑफ मेटल, यहाँ पर रहेगा। उसका अगर हमें आंसर निकालना है तो वो आएगा v अपॉन ए क्यूब से। सो यहाँ पर ये हमारे पास में